Hello everyone, once again welcome back to this learning platform, and in this video we are going to discuss the question paper of CPU जो मेरी शिफ्ट में थे। जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे के सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। इससे आपको आइडिया हो पाएगा कि आने वाली शिफ्ट्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सेंटर पड़ा था मुंडका में और मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में कल। तो उसमें ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन इस बार आपको 2 प्रिंट निकालने होंगे, आपके फ्रंट पेज का भी और बैक साइड का जो डिक्लेरेशन है वो वहीं पे सबमिट हो जाएगा। एक फ़ोटो और एक आईडी की आपको ज़रूरत होगी एग्ज़ाम देने से पहले, और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जीएस से लेके मैथ्स इंग्लिश कैसा लेवल रहा था और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था मेरे उसमें जीएस पार्ट में एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत थे और मेरे सेक्शन में स्पेशली क्वेश्चन साइंस से ज़्यादा थे। साइंस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे। एक क्वेश्चन था मेरे में, हरिकेन ऑफ हरियाणा के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, 2-3 ऑप्शन और थे उसमें। तो इस क्वेश्चन में मेरे को काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। इन्हीं 2 ऑप्शन में बेसिकली कन्फ्यूज़न थी, कपिल देव और सुनील गावस्कर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कपिल देव। हरिकेन ऑफ हरियाणा के नाम से उन्हीं को जाना जाता था। बेसिकली मेरी शिफ्ट में पूछा गया था सीएम ऑफ गुजरात कौन है? विजय रूपाणी जी सीएम है। तो अगर गुजरात का सीएम पूछा गया तो डेफिनेटली सी बात है कि नेक्स्ट शिफ्ट में बनता है सीएम और गवर्नर से एक क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, एक नंबर सीएम से और एक नंबर गवर्नर से। तो सीएम मेरी शिफ्ट में गुजरात का पूछा हुआ था और गवर्नर महाराष्ट्र का। भगत सिंह कोश्यारी सबको पता ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ आजकल ज़्यादा ही ऊपर नीचे चल रहा है, इस वजह से शायद ये क्वेश्चन हो। और चांसेस बनते हैं कि जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें वहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था सिंपल सा, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। ईयर पूछा हुआ था, किस ईयर में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट करा था यानी कि हराया था। तो 1191 में, और इसी को हम बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी क्या करता है? हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देता है, और इसको हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। मेरे में फर्स्ट आई थी, हो सकता है आपके में सेकंड आ जाए। और 1 साल का गैप करके 1194 में एक बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ चंदावर के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ इन वाले पार्ट्स में थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है जीएनपी वाला, ये मेरी शिफ्ट में नहीं था एक्चुअली। हमारे साथ के एक टीचर हैं, उनका एग्ज़ाम था, उन्होंने मुझे ये बताया कि सर मेरे में जीएनपी आया हुआ था। जीएनपी बोले तो इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी की। ये भी मेरी शिफ्ट में नहीं था। मटकी डांस मध्य प्रदेश में होता है। ये मैं मॉर्निंग शिफ्ट का बता रहा हूँ। ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये मॉर्निंग शिफ्ट के आए हुए हैं। आर्टिकल 24 मेरे में एक भी आर्टिकल नहीं पूछा हुआ था। मॉर्निंग वाले में आया था आर्टिकल 24 जो कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, सभी को पता ही है। मटकी डांस मध्य प्रदेश का है। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और हो सकता है जीडीपी पूछ ले, एनएनपी पूछ ले, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार नज़र मार लें। डांस, मटकी डांस, तो डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट होती ही है। और मैं क्या बताऊँ कि सीपीओ में इस बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जीएस में, और जो 7 सिस्टर्स है, लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लोसांग, इस टाइप के क्वेश्चन थे जिनको मैंने ऑप्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप के बने हुए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय सरोजनी नायडू, यानी कि कौन सी बुक है जो सरोजनी नायडू ने नहीं लिखी। ऑप्शन में 4 बुक थी और चारों बुक में से एक बुक ऐसी थी जो इन्होंने नहीं लिखी थी। तो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था और ऑप्शन मुझे इसके याद भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिस वन, हु वॉज प्रेजिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1929। 1929 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्यों उस 1929 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पूर्ण स्वराज की जो है मांग यहाँ पे रख दी गई थी, इस वजह से। तो आप सारे के सारे इनकी जो फेमस मीटिंग है 1924 में महात्मा गांधी जी थे, और ये एक ही बार बने थे अपनी लाइफ टाइम में, इसके बाद कभी बने भी नहीं। इन सारी के सारी जो मीटिंग्स हैं और प्रेसिडेंट है आईएनसी के, उन सबको एक बार ज़रूर ध्यान से देखें। इसके आसपास जितनी टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, तो इन सबको इसके आसपास से पूछा हुआ है, तो नज़र कर लें। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले कल की शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन था, हरसिमरत कौर बादल जो है वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी? अभी इन्होंने हाल ही में अकाली दल से थी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसकी वजह से इनका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। ये फॉर्मर मिनिस्टर थी फूड एंड प्रोसेस की।
ठीक है, तो खाद्य मंत्री थी, ये राज्य प्रभार था इनके पास। ठीक है, ये जो नीसी ट्राइब है, ये नीसी की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है एक्चुअली, NISHI, ये वाली ट्राइब, नीशी ट्राइब। ट्राइब से एक क्वेश्चन अब आने वाली शिफ्ट में, हर शिफ्ट में आपको ट्राइब से एक क्वेश्चन कन्फर्म मिलेगा। 3-4 ट्राइब लिखी हुई थी नीसी के साथ, 1 2 3, लेकिन नीसी सबसे आगे लिखा हुआ था। तो मुझे ये पता ही था कि नीसी ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश से था। तो मैंने उन सारी जो लास्ट की थी उनसे मेरा कोई लेना देना था। जब एक यहाँ की है तो डेफिनेटली सारी वहीं की होंगी। तो नीसी ट्राइब, ट्राइब जितनी भी हैं आपकी ट्राइब्स को, सारी की सारी ट्राइब्स पे एक बार आप नज़र मार लें जरूर भाई। ट्राइब से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आने वाली शिफ्ट में 110%। ठीक है, जीएस का ये लेवल था। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश मेरे को ज़्यादा टफ लगी नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश टीचर ही हूँ मैं। तो देखो एंटोनिम्स जो थे वो मैं सारे के सारे आपको बताता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डाइवर्स का बेसिक्स नहीं मतलब होता है, आपने 10th क्लास में एक पोइट्री पढ़ी होगी, डाइवर्जन रोड, यानी कि डाइवर्जन एक ऐसी चीज़, एक रोड जो 2 हिस्सों में बढ़ जाए। तो ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है जो डाइवर्जन यानी कि 2 दिशाओं के बारे में बात कर रही हो। ठीक है, इसका एंटोनिम बताना था। एक्सपेल का आपको एंटोनिम बताना था। इडियम एंड फ्रेजेस आया था टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट को यूज़ किया हुआ था किस चीज़ के अंदर, जो लाइन होती है जिसमें करेक्ट करके लिखना होता है। सेंटेंस दिया हुआ था आपको और टेक टू हार्ट बीच में लिखा हुआ था, नो इम्प्रूवमेंट, या इसका मतलब बताना था। तो इसका मतलब होता है टू बी डीपली अफेक्टेड और हर्ट बाय समथिंग। ठीक है, टेक टू द हार्ट, या कोई बंदा डीपली अफेक्टेड है या हार्टेड है किसी चीज़ से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक टू हार्ट। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था बैम्बो से रिलेटेड। देखो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था वो काफ़ी लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था। उसको अगर आप पढ़ने बैठते तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट आपके जाने वाले थे। लेकिन इसको शॉर्ट में आप कैसे सोल्व कर सकते हो, उसका मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन में मैं बताता हूँ रीडिंग बैम्बो में क्या थी, कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वाई बैम्बोज वर वेरी फेमस ड्यूरिंग कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म के कारण ये इतने ज़्यादा फेमस बैम्बो क्यों थे। अंग्रेजों से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ दिया था और इंडियन गवर्नमेंट को किस टाइप के एक्शन लेने चाहिए, ये बैम्बो को क्या बोला जाता है, पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़नी थी। तो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो आप, क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट, क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा है डायरेक्ट अपने कंप्रिहेंशन पे आ जाएं, उस लाइन को डायरेक्ट वहाँ सर्च करें और डायरेक्ट सीधे सीधे आपको आंसर मिलेंगे आपके अपने उसमें। हालांकि कंप्रिहेंशन काफ़ी बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, बट उसको आप डायरेक्ट पूरे को पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन पढ़ें, फिर कॉम्प्रिहेंशन में वो लाइन ढूंढ लें डायरेक्ट और उसका आंसर आप फटाफट करें। मेरे में जो बेस था बैम्बो के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन बेस था। स्पेलिंग एरर बहुत थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे मेरे में इंग्लिश में जो कि स्पेलिंग एरर के ऊपर ही बेस्ड थे। देखो एक तो ये था रिकमेंड, मैंने 4 ऑप्शन दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिकमेंड। ठीक है, तो RECOMMEND, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका सही है। इसी टाइप के ऑप्शन दिए थे काफ़ी कंफ्यूजिंग से रिकमेंड। और स्पेलिंग को आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी अच्छी है, इन वर्ड्स में आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, तो जो भी स्पेलिंग दी हुई है ना उसको साइड में खुद ही लिख के एक बार देख लें, जिससे क्या हो जाएगी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, रिकमेंड का स्पेलिंग एरर था मेरे में। और हाँ एक चीज़ और, क्वेश्चन रिपीट हैं। जीएस में से 2-3 क्वेश्चन थे जो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में भी थे और वही वाले क्वेश्चन जो थे मेरी शिफ्ट में भी थे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, थोड़ा सा इससे बढ़ते हैं। एरर बेस्ड था इंग्लिश में, एक एरर आया हुआ था मेरे वाले उसमें। एरर क्या पूछा था, हाँ एक तो राइटियस का मतलब पूछा हुआ था, मतलब ये भी स्पेलिंग एरर के अंदर ही आया था। RIGTEOUS, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग यही होगी, यानी कि मोरली गुड, मोरली रूप से जो बंदा व्यक्ति सही हो उसको राइटियस बोला जाएगा। एरर किस चीज़ पे बेस्ड था वो चीज़ और देखो, द ज्यूरी इज़ लिखा हुआ, द ज्यूरी आर दिया हुआ था उसमें। ठीक है, जबकि द ज्यूरी इज़ होना चाहिए। क्यों, ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हम हमेशा SHV यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान से एरर आ रहे थे। इंग्लिश ये समझिए बहुत ही ईजी थी इंग्लिश। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉब्लम बनेगी तो एंटोनिम सिनोनिम में, अदरवाइज़ आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। स्पेलिंग एरर काफ़ी थे और सेंटेंस एरर भी 3-4 क्वेश्चन सेंटेंस एरर के कंफर्म होंगे। तो मेरे में जो मेरे को बेसिकली बिल्कुल याद ही है, तो उसमें ये वाला एरर था, आर नहीं होगा, इज़ होगा, ज्यूरी वाला। ठीक है, मैथ्स की बात कर लेता हूँ मैं। मैथ्स में अर्थमेटिक जो पोर्शन था, अर्थमेटिक पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो था काफ़ी, कह सकते हो आप कि हाँ अर्थमेटिक काफ़ी इजी था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये ग्रेजुएशन बेस का कोई एग्जामिनेशन है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, A³ + B³ = 217, A + B = 7, फाइंड AB। ठीक है, A × B निकालना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने कभी नहीं भी किए तो उनको आप देखो डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हो। 217 के आसपास किस चीज़ का क्यूब बनता है, मेरे को पता है भाई 6 का क्यूब 216 होता है।
ठीक है, तो मैंने ए को 6 मान लिया। मैंने क्या किया, ए को मैंने 6 मान लिया। अब मैंने इधर देख लिया ए को 6 मान लिया, तो अब मैं ऐसा बी को क्या मानूँ कि मेरे को 7 की वैल्यू मिल जाए। तो मैंने देखा कि भाई मैं 6 में अगर 1 प्लस करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, डायरेक्ट 7 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 6 और बी की वैल्यू हो गई 1। 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1, यानी कि 217। कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई, यहाँ भी सेटिस्फाई। पूछा हुआ था ए इंटू बी, यानी कि 6 इंटू 1 क्या होगा, 6 इंटू 1 6 होगा। ठीक है, और जो आज की शिफ्ट में मैंने एक क्वेश्चन देखा है, एक जो फ्रेंड गए थे उन्होंने बताया, तो इस टाइप से जब भी ए प्लस बी क्यूब की कंडीशन बने, इस टाइप के क्वेश्चन में भी 4.25 इंटू 4.25 प्लस 4.3 इंटू 4.25, अगर यहाँ पे क्यूब बन रहा है, ऊपर क्यूब बन रहा है बेसिकली इक्वेशन में, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ए क्यूब और बी क्यूब को डायरेक्ट आपको प्लस कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे आने वाली शिफ्ट में। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन कर सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चन थे कि भाई CP ऑफ 48 बुक इज इक्वल टू SP ऑफ 50 बुक्स, तो इनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे काट दिया 24, 24 दूनी 48 और 25 को यहाँ काट दिया 25, और जो CP SP की वैल्यू है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस पूछा हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा CP है वो कितना हो जाएगा, वो हो गया 24। ये मैं इसको सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे CP 24 हो गया और SP हमारा हो गया 25। अब आपस में वैल्यू इनकी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि CP SP बन जाएगा और SP CP बन जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि 1% का लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो इनको डायरेक्ट आप ऑप्शन से देखते ही डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन लगाए। ये क्वेश्चन इस टाइप के थे जिनको आप बिना पेन लगाए मैथ्स में कर सकते थे। इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन थे, जैसे कि 10% का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट दिया, 35% का डिस्काउंट दिया, तो एक इक्विवेलेंट छूट क्या बैठेगी, इसमें कितने परसेंट की बैठेगी। इनको आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, 10% इज इक्वल टू 1/10, यानी 10 की पे की छूट 9, 15% निकालें इसी तरीके से 15/100। ठीक है, 5 3 10 और 20, यानी कि 20 रुपीज़ की चीज़ 17 रुपीज़ में। तो बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक पोर्शन काफ़ी ईजी था। ठीक है, अब आगे अर्थमेटिक के मोस्टली मेरे को क्वेश्चंस याद ही हैं, और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ अर्थमेटिक की। देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन पे इतने ज़्यादा 3 क्वेश्चन मैथ्स में इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड थे। अब ये क्वेश्चन थे कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखते हैं, दिखा हुआ था, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी कि A प्लस बी किसी काम को मिलकर 12 डेज में करते हैं और बी अकेला उस काम को 18 डेज में करते हैं। 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बेस्ड थे, बस किस टाइप से चेंज हो रहा था मैं बताता हूँ। A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, तो A उसी काम का 2/3 कितने दिन में करेगा। ठीक है, A उसी काम का टोटल वर्क का 2/3 इस टाइप से पूछा हुआ था, 2/3 कितने दिन में करेगा। तो देखो डायरेक्ट भाई आपको पता ही होगा किसी को, हाँ, ये सारे सवाल आप ऑलरेडी कई बार कर चुके होंगे। हम LCM लेके इनका क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 12 और 18 का मैंने LCM लिया, 108 बन गया। यहाँ से 9 आ गया, 9 टाइम में गया कितना, 12 9 जा 108 और 18 6 जा 108, 18 6 जा 108। तो मुझे पता चल गया भाई कि B यहाँ पे 6 काम कर रहा है और ये A B मिलके दोनों 9 काम कर रहे थे। ऊपर ये 9 काम कर रहे हैं और B अकेला 6 काम कर रहा है, तो यानी कि A कितना काम कर रहा है। मुझे A की एफिशिएंसी पता चल गई यहाँ से कि A की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, और टोटल वर्क का 2/3 पूछा था, तो 108 का मैंने 2/3 कर लिया, तो 72 हो गया मेरे पास। अब 72 का मैंने क्या किया, एफिशिएंसी कितनी आ गई थी A की, मेरे पास 3 आ गई थी, 3 से काट दिया 2 4। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, इवन वैल्यूज़ भी यही थी, मैंने कोई भी वैल्यूज़ में चेंज नहीं किए, बहुत ही ईजी पैटर्न पे। अब सेम वैल्यूज़ यही रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें पैटर्न क्या चेंज हो जाएगा, वर्क का 2/3 नहीं पूछेगा आपसे क्या बोलेगा कि A टोटल वर्क का 60% कितने दिन में कर देगा। ठीक है, तो 60% कर देगा कितने दिन में। इसी तरीके से सेम यही, कुछ भी चीज़ नहीं होगा तो आप डायरेक्ट 60% को कर दे चेंज, इसको काट देंगे, यानी कि 2 3 जा 6 और 2 5 से 7, यानी कि 3/5 उसी काम का कितने दिन में कर देंगे। सेम इसी टाइप पे 3 क्वेश्चन थे। अब देखिए, जैसे कि सीपीओ में हर बार जो आपकी वो चार्ट, पाई चार्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हर बार आती है, यानी कि डीआई अनलिमिटेड आती है। डीआई पे बेस होंगे कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन डीआई के थे। ठीक है, तो बेस्ड मेरे के अंदर जो मेरे सेट में था वो कार सेलिंग के ऊपर था कि भाई कार सेलिंग दे रखा था 2018 की और 2019 की, कि इनके अंदर डिफरेंस निकालें। और इसमें भी थोड़ा उन्होंने डीपली किया हुआ था, लिखा हुआ नहीं था बाई चार्ट पे, चार्ट के अंदर डेटा में लिखा हुआ नहीं था कि 2019 या 2018 क्या किया था,
रेड कलर से 2018 और ब्लू कलर से 2019, इस तरीके से। मतलब ये था कि टाइम एग्जामिनर आपका ख़त्म करना चाहता था। और हाँ, एक चीज़ और, डीआई के जो क्वेश्चंस थे वो मिक्स थे। मिक्स किस तरीके से, जैसे बीच में डीआई दे दिया और डीआई के ही जस्ट बाद आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दे दिया, फिर सेम डीआई पे, सेम उसी डेटा के ऊपर डीआई का सेम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन उसी डेटा पे बेस्ड। तो जब भी आप डीआई का क्वेश्चन करें, उसके डेटा को अलग से साफ से अपनी रफ शीट पे अलग से उतार के एक तरफ लिख लें, क्योंकि वही डेटा आप दोबारा यूज़ करने वाले हो। इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट रीजनिंग। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, रीजनिंग काफ़ी लेंदी थी। और रीजनिंग में एनालॉजी, स्पेशली एबीसीडी वाले क्वेश्चन, एबीसीडी वाले बहुत ही ज़्यादा थे। सिंपल कैलेंडर का एक ही क्वेश्चन आया था, क्लॉक तो समझो आता ही नहीं है इसमें। कैलेंडर का एक क्वेश्चन मेरे में सेम यही था, 24 अक्टूबर 2012 का डे पूछा हुआ था। डे निकालने के सबके पास अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक है। मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालता हूँ, 0 33 614 625 और 0 35। ठीक है, इसमें क्या होगा, यानी कि अक्टूबर का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का कोड ही 0 है। तो इसको सोल्व कर सकते हो आप इस तरीके से, 24 प्लस 0 प्लस 12 प्लस इसमें कितने वो हो गए, लीप ईयर कितने हो गए इसमें, 12 में 3 लीप ईयर हो गए। इन सबको प्लस करके 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा आपका 0। और 7 क्या होता है संडे का, 1 होता है मंडे का, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3। इस तरीके से कर सकते थे। चुटकियों का सवाल था, इसमें कोई घुमाने वाला कोई क्वेश्चन था ही नहीं। 7/168 से 7:168 से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस दिए हुए थे इसी टाइप के बहुत सारे कि भाई कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड होगा, इस तरीके से पूछा हुआ था। ये देखो, ये सिंपल सी सीरीज दी हुई थी। देखो 16 का दुगना हो रहा है 32 और फिर 3 गुना हो रहा था 96। इसी तरीके से एक बार 2 गुना हुआ, एक बार 3 गुना, आगे फिर ये ऐसे ही हो रहा था, यहाँ पे 2 गुना और फिर आगे 3 गुना। सो सीरीज़ मेरे सेशन में इजी थी। आपके में कैसा होगा इसके बारे में मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता। हाँ, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि आप एनालॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें, अल्फ़ाबेटिक वाली पे, क्योंकि उससे 5 से 7 क्वेश्चन थे, यानी कि ABCD रेशियो CDX इस टाइप वाली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। एक सिंपल सा एनालॉजी का वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, डॉक्टर मेल और फादर। तो देखो भाई क्या हो सकता है कि कुछ मेल हैं, कुछ मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ मेल फादर भी हो सकते हैं। सारे मेल को तो हम फादर बना नहीं सकते, ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी मैरिड हो। तो सिंपल सा वेन डायग्राम था इस टाइप का, कैसे भी आप इसका डायग्राम दे सकते हैं वो लोग, या ऐसे ऐसे आपस में कनेक्टेड रहेंगे, मतलब 3 गोले, ये तीनों सर्कल, सिंपल सा था। ठीक है, बाकी भाई इन्जॉय करें, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, पेपर की ज़्यादा टेंशन ना लें, मस्त होके जाएं। करंट अफेयर्स पढ़ें, 2020 के ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे मोस्टली जितने भी थे, और 2019 के नहीं। हाँ, एक चीज़ और जाते जाते मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्या था वो चीज़ थी कि जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ से अब तक की शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं बना है नोबेल प्राइज़ से। हाँ, अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन सारे को एक बार आप ज़रूर नज़र मार लें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि वंदना कटारिया किस खेल से रिलेटेड है। इस टाइप का मेरे में एक आसान सा आया था, विश्वनाथ आनंद किस खेल से रिलेटेड है। तो विश्वनाथ आनंद को तो पूरी दुनिया जानती है भाई, चेस खेलते हैं। तो आप उन सारे के सारे खेलों पे एक बार ध्यान दे लें, और पद्म विभूषण पद्म भूषण ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर करके जाएं। ठीक है भाई, आने वाली शिफ्ट के लिए सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं आता हूँ, काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस आती हैं इस चैनल पे, 15 और 20 डेज़। उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो देना चाहता हूँ। ठीक है, यही रीज़न है और कोई बात नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू सो मच।